नमस्कार। भारत में जो लोग क्रिप्टो में पैसा लगाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। एक तरफ तो भारी भरकम टैक्स है और दूसरी तरफ नियमों का एक ऐसा जाल जिसमें उलझना बहुत आसान है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को जरा आसान भाषा में समझते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। देखिए, भारत में क्रिप्टो पर 30% का टैक्स लगता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या नियमों के दायरे में रहते हुए कानूनी तौर पर इस टैक्स को मैनेज करने का कोई रास्ता है? आज की हमारी ये पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहले उस ताज़ा घटना पर नजर डालते हैं जिसने इस पूरे टॉपिक को और भी ज्यादा जरूरी बना दिया है, और वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आई एक नई चेतावनी। अब तक तो हम यही सुनते आ रहे थे कि रिजर्व बैंक क्रिप्टो को लेकर चिंतित है, लेकिन अब जैसा कि इस बयान से बिल्कुल साफ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी खुलकर क्रिप्टो के खिलाफ खड़ा हो गया है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो हो क्या रहा है कि पहली बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल तौर पर रिजर्व बैंक के साथ हाथ मिला लिया है और दोनों मिलकर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA से जुड़े बड़े खतरों के बारे में आगाह कर रहे हैं। VDA मतलब आपकी क्रिप्टो करेंसी। अब ये समझने के लिए कि ये नई चेतावनी इतनी असरदार क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाकर टैक्स और नियमों के उस पूरे जाल को देखना होगा जिसका सामना निवेशक इतने समय से करते आ रहे हैं। ये सफर एक रेगुलेटरी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। देखिए, अप्रैल 2018 में RBI ने बैंकों के लिए क्रिप्टो लेन देन पर लगभग रोक लगा दी थी। फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को ये कहकर हटा दिया कि ये असंवैधानिक है। और फिर 2022 से एक नया टैक्स सिस्टम लागू हुआ जिसने ट्रेडिंग को लीगल तो कर दिया, लेकिन उस पर इतना भारी टैक्स लगा दिया कि मुश्किलें और बढ़ गईं। और ये है वो नंबर जो हर क्रिप्टो ट्रेडर को सबसे ज्यादा परेशान करता है, 30%। क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से कोई भी मुनाफा हो, उस पर सीधा सीधा फ्लैट 30% का टैक्स। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके ऊपर से हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू पर 1% का TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कटता है। इससे होता यह है कि आपकी ट्रेडिंग कैपिटल यानी लिक्विडिटी पर और भी ज्यादा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर मौजूदा टैक्स की स्थिति कुछ ऐसी है। सारे मुनाफे पर 30% का फ्लैट टैक्स, हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS, और सबसे बड़ी और चुभने वाली बात, आप अपने नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर एक ट्रेड में नुकसान हुआ और दूसरे में फायदा, तो आप नुकसान को फायदे से घटा नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है जो ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल बना देती। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकार आखिर इतनी चिंतित क्यों है। चलिए सरकार के इस कड़े रुख के पीछे जो वजहें बताई जा रही हैं उनको समझते हैं। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संसद की फाइनेंस कमेटी को अपनी रिपोर्ट में 4 मुख्य चिंताएं बताई हैं। पहली, ये कि कई ट्रांजैक्शंस गुमनाम तरीके से हो रहे हैं जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं। दूसरी, ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है जो भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी FIU के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरी, क्रिप्टो की कोई अपनी असली वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सट्टेबाजी होती है। और चौथी और सबसे गंभीर चिंता, इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए हो सकता है। अच्छा, इन सारी चुनौतियों और मुश्किलों के बीच हमारी सोर्स मटेरियल एक अलग रास्ता सुझाती है, एक संभावित विकल्प जो टैक्स के इन कड़े नियमों से थोड़ा अलग है, और वो रास्ता है डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब है कि आप सीधे सीधे क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं और उसे अपने पास रखते हैं, और इसी पर वो 30% का टैक्स लगता है। वहीं दूसरी तरफ डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आप असल क्रिप्टो के मालिक नहीं बनते, आप बस उन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करते हैं जिनकी कीमत क्रिप्टो के दाम पर आधारित होती है, जैसे कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। अगर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को बिजनेस इनकम की तरह दिखाया जाए तो टैक्स का पूरा गणित ही बदल सकता है। कैसे? देखिए, स्पॉट ट्रेडिंग में टैक्स है फ्लैट 30%, लेकिन डेरिवेटिव्स में ये आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। स्पॉट में 1% TDS है, डेरिवेटिव्स में वो भी नहीं। और सबसे बड़ा फर्क, स्पॉट में आप घाटे को मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बिजनेस इनकम है तो आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने बिजनेस से जुड़े खर्चे जैसे इंटरनेट का बिल या लैपटॉप का खर्चा वो भी अपनी इनकम से घटा सकते हैं।
ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के जरिए किसी क्रिप्टो को असल में होल्ड करने जैसा अनुभव कैसे मिल सकता है? मतलब बिना खरीदने जैसा फायदा कैसे उठाया जा सकता है? इसका एक तरीका है 1x लेवरेज मेथड। ये काफी आसान है। इसमें बिटकॉइन जैसे किसी क्रिप्टो का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चुनना होता है, फिर लेवरेज को 1x पर सेट कर दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि आपने बिना कोई उधार लिए सीधी खरीदारी की है। इसके बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदकर होल्ड कर लिया जाता है और उसकी कीमत भी बिल्कुल असली क्रिप्टो की कीमत के साथ ही ऊपर नीचे होती रहती है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम रणनीति से हटकर सुरक्षा की बात करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो ये FIU रजिस्ट्रेशन आखिर है क्या? FIU का मतलब है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया। अगर कोई प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म भारत के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और रिपोर्टिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है। और सरकार की सबसे बड़ी चिंता इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को लेकर है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि आपकी स्ट्रैटेजी चाहे जो भी हो, आप स्पॉट में ट्रेड करें या डेरिवेटिव्स में, एक चीज पत्थर की लकीर है, हमेशा एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। ये एक ऐसा नियम है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये एक लाइन इस पूरी बात का सार है। जहां पर FIU रजिस्ट्रेशन नहीं दिखे वहां पे ट्रेड मत कीजिएगा। बस इतनी सी बात है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या टैक्स बचाने की ये जो नई नई रणनीतियां सामने आ रही हैं, इनकी वजह से सरकार भविष्य में नियमों में और भी बदलाव लाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये रेगुलेटरी रोलर कोस्टर किस दिशा में जाता है।